के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हम लोग एक गहराता हुआ लाल निशान फिलहाल बाजार में ट्रैक कर रहे हैं। निफ्टी आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, लगभग 214 अंक नीचे 16,445 आपके सामने स्क्रीन पर। 16,360 का आपने एक इंट्राडे लो देखा, तो समझिए कि लगभग 80 अंक ऊपर आपको अपने लोज से ट्रैक करता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी प्रस्तुत है 680 अंक नीचे 35,750 और आपके सामने आज का लो है 35,620। तो आप ये समझिए कि 130 अंक ऊपर यहाँ पर आपको एक हल्का सा बाउंस दिख रहा है। क्या ये बचे हुए बाजार में कंटिन्यू करेगा, ये तो समय ही बताएगा। राजेश सतपुते साहब को जोड़ते हैं, जानने की चेष्टा करते हैं उनका क्या व्यू है बाजार में और उनके दो कन्विक्शन ट्रेड्स। राजेश जी। अशिल जी, देखिए मुझे लगता है कि ओवरऑल मार्केट एक दायरे बंद होगा। ज़्यादा बहुत तो आप कह सकते हैं कि इनिशियल वोलेटिलिटी, क्योंकि बाजार सुबह में थोड़ा लाइट होता है, तो प्रोबेबली इनिशियल वोलेटिलिटी के बाद सेटल होने की कोशिश करेगा एटलीस्ट टिल द सेकंड हाफ। तो यहाँ पे मुझे मेरा जो व्यू है एज फार एज द निफ्टी इज कंसर्न, मुझे लगता है ये 16,400 16,450 के रेंज में थोड़ा सेटल होने की कोशिश करेगा और ऊपर में 16,600। और जो पूरा का पूरा तो आज का दारोमदार रहेगा वो पूरा स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा। तो मेरे जो दो पिक रहेंगे वो इस तरह से है। शिल जी, देखिए दोनों बाय साइड के पिक है जहां पे मुझे लगता है कि ट्रैक्शन अच्छा है, मोमेंटम अच्छा है। तो पहला पिक रहेगा लॉरस लैब पे। देखिए लॉरस लैब का स्ट्रक्चर देखिए बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है, मोमेंटम है। परसों का जो मोमेंटम था, फ्राइडे जो हमने शॉर्ट कवरिंग देखी थी, उसको आज फॉलो थ्रू मिल रहा है। तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन रहेगा। 530 का स्टॉप लॉस रखें और 560 प्लस के टारगेट लॉरस लैब में सेट करें। सेकंड बाय कॉल जो हम बात कर रहे थे अभी कि ओएमसीज में, तो यस मुझे लगता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में जैसे कि एचपी है, बीपी है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो ट्रैक्शन दिख रहा है। तो बीपीसीएल का अगर आप चार्ट देखें तो अर्ली चार्ट पे क्लियर कट बाय सिग्नल बना है। 539 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस होगा 532 का। और जो प्रोजेक्शन यानी जो टारगेट बनता है या रेंज बनती है वो है 350 से लेकर 355। सो दो कॉल, एक है बाय लॉरस लैब, सेकंड बाय बीपीसीएल। लॉरस और बीपीसीएल अगर आप देखें, ये दो स्टॉक्स जो कि इस वक्त आपको अच्छे लगते हुए, एक बार स्क्रीन पर निफ्टी बैंक रखिएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्राइस परफॉर्मेंस में लगभग 0.6% का जो डाइवर्जेंस है, उसका एक मेन कारण है दो स्टॉक्स। लुक एट टाटा स्टील एट डे हाई 1168 अबाउट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और दूसरा है रिलायंस। अगेन आपकी स्क्रीन पे डिस्क्लेमर होगा जब मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस के संदर्भ में, मैं सिर्फ प्राइस सेक्शन को कोट कर रहा हूँ, लेकिन इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। सीएनबीसी आवाज जिस पे कार्यक्रम देख रहे हैं, रिलायंस की इंट्राडे रिकवरी, इंट्राडे लो था 2255, करीब आप समझ लीजिएगा जो 73 का लेवल है। ये रिकवरी थोड़ा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस में जो एक डाइवर्जेंस है वो दिख रहा है, अदरवाइज ये नहीं होता तो शायद निफ्टी भी उतना ही नीचे होता। राजेश सतपुते जी, आज वीकनेस अगर आप देखें कुछ ऑटो स्टॉक्स में काफ़ी है। लुक एट टीवीएस मोटर्स, आपकी स्क्रीन पर बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप टीवीएस मोटर्स को? और ये आई थिंक मल्टीपल इंस्टेंसेस में अब तक 200 डे में से रिकवर हो रहा है, लेकिन फाइनली क्या ये एक बड़ा ब्रेकडाउन हो सकता है इस बार? ने चुना है सेलिंग के लिए क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकडाउन है। और देखिए ये जो क्लस्टर ऑफ सपोर्ट की हम बात करते थे 630 एंड 640, इस लेवल को, इस रेंज को आज वॉल्यूम के साथ तोड़ा है। एट द सेम टाइम इट इज वेल बिलो इट्स 200 EMA जो करीबन 615 का था। तो टीवीएस मोटर मुझे लगता है अगर आज सेल करते तो इसका टारगेट सेट करें 580 का। सेल साइड का ही कॉल रहेगा, 615 के नीचे बेचते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए कम से कम 622 का। तो 622 के स्टॉप लॉस के साथ टीवीएस मोटर सेल करें। आज का टारगेट होना चाहिए 580 का। सामने अब बाजार में प्रस्तुत करते हैं एक बहुत ही बड़ी आवाज़, बिग मार्केट वॉइस में आज के हमारे खास मेहमान हैं वैभव सांघवी साहब। आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं एवेंडस कैपिटल अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़ के और बहुत ही बढ़िया पकड़ बाज़ार पर रखते हैं। हज़ारों करोड़ रुपए निवेश करवाते हैं बड़े बड़े निवेशकों का और बहुत ही अच्छी तरीके से बाज़ार को समझते हैं, कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ पर हाथ नहीं लगाना और कहाँ पर आपको बिकवाली करनी है। वैभव साहब को सब पता है। सांघवी साहब नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ में। एक बहुत खूबसूरत ज़रा पिक्चर बनाइए हमारे दर्शकों के लिए, किस हिसाब से आप जैसे बड़े घरेलू निवेशक इस वॉलेटिलिटी को देख रहे हैं, कहाँ आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है खरीदारी की और कहाँ आप अभी भी परे बैठे हैं?
जी सर, आई थिंक जिस हिसाब से हम बाजार की वॉलेटिलिटी को देख रहे हैं, फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, जब ट्रेडर की बात करें तो ये वॉलेटिलिटी का नंबर जब तक सबसाइड नहीं होता है, आई थिंक बेटर रहेगा कि आप बाजू में रहिए, ज़्यादा ट्रेडिंग ना करें, और वेट फॉर द मार्केट टू स्टेबलाइज, और बाद में हम देखेंगे कि कैसे हम निवेश कर सकते हैं। हावेवर, अगर समझो आप मीडियम टू लॉन्गर टर्म आउटलुक देख रहे हो, देन ये पैनिक यूज करनी चाहिए कि क्वालिटी बिजनेस में एंटर करने के लिए। क्योंकि हमें लगता है कि नेक्स्ट मंथ में अगेन देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स काफी 3 इंपॉर्टेंट इवेंट है। वन इज बेसिकली 10 तारीख को यूपी इलेक्शन रिजल्ट है, दूसरा LIC IPO है, और तीसरा फेड मिड मार्च में फेड इवेंट भी है जहां इंटरेस्ट रेट की बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। सो ये तीन इवेंट काफी इम्पैक्ट करेगी मार्केट को और वॉलेटिलिटी बरकरार रखेगी। So in the immediate short term, probably, from a trading perspective, I think one should remain away. ओके, आपका मानना है कि अगर आप देखें तो शायद ये वोलेटिलिटी को आप सेटल डाउन होने दीजिए थोड़ा सा, उसके बाद ही अगर आप देखें तो कोई ट्रेड बड़ा लीजिएगा। लेकिन आपने जो सांघवी साहब एक लिस्ट ऑफ इवेंट्स मार्च के लिए प्रेजेंट करी, उससे पहले जो ये डैमेज आया है, और वी आर ऑलमोस्ट ट्रेडिंग एट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि एक अमूमन निवेश के लिए एक अच्छा लेवल माना जाता है। आप इस वक्त किन किन सेक्टर्स में कंफर्टेबल हैं? जब आप कहते हैं कि कुछ ट्रेंच हम डालें पैसा यहाँ पे, इस डिप को यूज करें, सबसे पहले कंफर्टेबल आप किस स्पेस में हैं इस वक्त? इस वक्त दो स्पेस अगर आप देखें, काफ़ी सिवियर प्राइस डैमेज देख रहे हैं। आप देखिए बैंकिंग में पिछले कुछ सेशंस में काफ़ी डैमेज हुआ है। हमारी अगर आप देखें वो इंडस्ट्रीज जहां पे क्रूड एक बहुत बड़ा इनपुट कॉस्ट का काम करता है, उसमें काफ़ी डैमेज हुआ है। फार्मा में पहले ही डैमेज काफ़ी हो चुका है क्वार्टरली अर्निंग्स के बाद। आपका FMCG में पहले ही काफ़ी डैमेज हो चुका है। तो आपको अट्रैक्ट क्या कर रहा है इस प्राइस पे इस वक्त? क्लियरली मैं कहूंगा कि अगर अगेन जस्ट टू रिपीट कि अगर निवेश करने के लिए देख रहे हैं तो श्योरली जैसे आप कहें कि क्वालिटी कंपनीज को देख सकते हैं, बट क्वालिटी कंपनी की बात करें और सेक्टर्स की बात करें तो फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव हमें क्या पसंद है, ये इंडस्ट्रियल्स पसंद है, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट डोमेस्टिक में काफी पुश है इन टर्म्स ऑफ द PLI, सो वो बरकरार है। दूसरा, हमें रिन्यूएबल्स, ये मल्टी डेकेड अपॉर्चुनिटी लगती है, सो वो भी आप देख सकते हैं कि ये पैनिक में अगर समझो अपने को अच्छे भाव में मिल सकते हैं काफी अच्छी कंपनियां, तो वो उसे देख सकते हैं। बैंकिंग हम पॉजिटिव हैं, हालांकि हम प्रेशर देख रहे हैं लास्ट वीक और 2 वीक्स जिस हिसाब से ग्लोबल इवेंट्स हो रहे हैं उसके कारण, बट बैंकिंग एट द लोअर लेवल्स हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स जिसके पास रिस्क कैपिटल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ग्रोथ भी अभी क्रेडिट ग्रोथ भी आप देख सकते हैं एज वेल। सो वैल्यूएशंस भी थोड़े रिलेटिवली कंफर्टेबल है बैंक्स में। सो ये तीन स्पेस हमें अच्छे लगते हैं। फ्रॉम क्वार्टरली रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव, IT फिर भी ठीक करेगा और फार्मा थोड़ा सबड्यूड रहेगा। सो ये भी हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए बिफोर गेटिंग इन। वैभव जी, आप मल्टीपल पोर्टफोलियोज मैनेज करते हैं, अलग अलग सेक्टोरल थीम्स, ब्रॉडर मार्केट्स और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आपका निवेश होता है। ये बताइए कि पिछले अगर हम 2 महीनों का दायरा देखें, समझिए जनवरी शुरू और अभी हम लोग मार्च में बैठे हुए हैं, कितना प्रतिशत एसेट अंडर मैनेजमेंट जो आपका है वो अभी कैश में है? नहीं, हमारी कैश लेवल्स काफी हाई है एट दिस पॉइंट इन टाइम, और इनफैक्ट हमारी कैश लेवल्स हम दिसंबर के बाद ही शुरू कर दी थी इंक्रीज करने के लिए। हम 2 चीज करते हैं कि जब भी हमें वॉलेटिलिटी दिखती है मार्केट में, और जब भी हम थोड़ी अनसर्टेनिटी ज्यादा दिखती है बिकॉज के वेरिएबल्स काफी हो रहे हैं नए, तो उसी समय हम के एक्सपोजर डिक्रीज करते हैं। एट द सेम टाइम जो हेज परसेंटेज है वो भी इंक्रीज करते हैं। हमें एब्सोल्यूट रिटर्न में बिलीव करते हैं, ना ही बेंचमार्क रिटर्न में, इसलिए वो प्रेरोगेटिव हमारे पास है कि हम जाके कैश लेवल में भी बैठ सकते हैं।
तो एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर आप पूछे कि कैश लेवल्स हाई है, यस ऑफ कोर्स कैश लेवल्स हाई है। और अगर फॉलो अप क्वेश्चन पूछे कि हम कब कब डिप्लॉय करेंगे, जैसे मैंने कहा कि वॉलेटिलिटी कम होगी तब देखेंगे। और एट द सेम टाइम ये 3 इवेंट्स जो मुख्य इवेंट्स आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ में, वो पास होने के बाद उसका आकलन करेंगे और उसके बाद हम थोड़ा एग्रेसिव मार्केट पार्टिसिपेशन करेंगे। ओके आपके कैश लेवल्स अगर आप देखें काफ़ी हाई हैं और थोड़ी सी वोलेटिलिटी सेटल डाउन होगी तो आप अगर आप देखें डेफिनेटली उसमें एक भाग लेंगे बाजार में उस वक्त। अच्छा वैभव जी, जब हम कहते हैं कि भाई ब्याज दरें बढ़ने वाली हैं, अब यूएस में अगर आप देखें 25-50 बेसिस पॉइंट का हाइक होने वाला है मार्च में, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्रोथ है। जी हाँ, आई मीन पिछले 5 दिन से ये वॉर फैक्टर्स हमको ट्रबल में डाल रहे हैं, लेकिन ग्रोथ थी और है, वो इसमें कोई दो राय नहीं है। आज से लगभग 2 महीने पहले एक सेक्टर जो कि ओवर हीटेड था, आईटी, और बहुत स्ट्रांग नंबर्स थे, आई मीन कुछ एट्रिशन इश्यूज थे, कुछ मार्जिन इश्यूज थे, लेकिन टॉप लाइन में कोई सब्सटेंशियल स्ट्रेंथ थी। मिड कैप आईटी ओवर हीटेड था। ये जो 2-3 महीने का प्राइस डैमेज है, जब आप कहते हैं कि आप कैश डिप्लॉय करेंगे, थोड़ा सा वैलिडिटी सेटल हो जाए, उस वक्त आप आईटी को कितनी प्राथमिकता देंगे? ये आईटी को डेफिनेटली हम पॉजिटिव नजरिए से देखेंगे, क्योंकि ये क्वार्टर का रिजल्ट तो छोड़ दीजिए, लेकिन जिस हिसाब से बिजनेस कमेंट्री आई हुई है, तो द रोबस्टनेस इन द बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है। नए नए एरियाज खुल रहे हैं रेवेन्यू के, और कंपनीज देमसेल्व्स वो निवेश कर रहे हैं नए नए एरियाज में इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। सो आई थिंक जिस हिसाब से क्लाउड अपॉर्चुनिटी कंटिन्यूड है और जिस हिसाब से ब्रेथ ऑफ द क्लाइंटेल जो जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, हमें लगता है कि रेवेन्यू स्टेबिलिटी फॉर द नेक्स्ट ईयर तो अच्छी रहेगी। जैसे आपने कहा कि वो थोड़ा वैल्यूएशंस करेक्ट हुए हैं। आई थिंक फेड इवेंट एक है जो हम क्लोजली वॉच करेंगे। अगर समझो ज्यादा 25 नहीं ना 50 बेसिस पॉइंट हुए और हॉकिश पॉलिसी रही, तो ओवरऑल आईटी थोड़ा सबड्यूड रहेगा। बट अगर 25 बेसिस पॉइंट हुई और गिवन द जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, अगर डविश कमेंट्री रही, तो हम ओवरऑल नेक्स्ट ईयर की गाइडेंस के हिसाब से देख सकते हैं कि थोड़ा मोमेंटम आईटी सेक्टर में बढ़ सकता है वहां से। बट एज आई सेड, ये इवेंट्स का आकलन करना बहुत ही जरूरी है बिफोर टेकिंग अ फ्रेश कॉल ऑन दीज सेक्टर्स। वैभव जी, हम लोग ऑटो स्टॉक्स में खासकर 2 व्हीलर्स और कुछ हद तक 4 व्हीलर स्टॉक्स में एक अच्छा बाउंस देख रहे हैं पिछले 1-आध महीने में, बावजूद इसके कि कोई खासा मोमेंटम आपने उनकी वॉल्यूम सेल्स में नहीं देखा। क्या ये यहाँ पर 2-1 महीने परेशानी में थे वैल्यूएशन के हिसाब से? ऑटो ने कुछ खास ना सन 2021 में किया, और सन 2022 की जो शुरुआत थी वहाँ पर कुछ उम्मीदों की किरण दिख रही है। क्या आप निवेश कर रहे हैं इस सेक्टर में, जहाँ पर वैल्यूएशंस अगर आप 5 साल के एवरेज पर देखें तो फिलहाल कम से कम रिलेटिवली आपको बढ़िया दिखती हैं? नहीं, एब्सोल्युटली, बहुत ही सही बात कही आपने, क्योंकि ऑटो एक ऐसा सेक्टर है जहाँ वैल्यूएशंस कंफर्ट है। सेकेंडली, जितने भी नेगेटिव फैक्टर्स आने थे, इंक्लूडिंग कि आपके रॉ मटेरियल प्राइसेस बहुत ही हाई है, या डिमांड अब तक जितनी भी थी वो थोड़ी ल्यूकवार्म थी। एट द सेम टाइम जो इलेक्ट्रिक का जो नया दौर आ रहा है, वो चेंज और ट्रांजिट भी हो रहा है। तो जितनी भी आप बिजनेस के हिसाब से अगर नेगेटिविटी देखते हैं, तो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है ये वैल्यूएशंस में। यहाँ से हमें लगता है कि जैसे ही ये जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स एब होते हैं, और सेकेंडली कि चाइना में अगर हम देखें कि विंटर ओलंपिक्स के बाद जब सप्लाई चेन फुल फोर्स में वापस आ सकती है, तब हम देख सकते हैं कि आफ्टर दैट कि आपके रॉ मटेरियल प्राइसेस में थोड़ा ही ईज होना चाहिए, और उसी के कारण हम मार्जिन पे भी रिकवरी देख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द डिमांड रिकवरी। सो हमें लगता है कि दीज लेवल्स आर अट्रैक्टिव। अगर इंडिविजुअल सेगमेंट में 2 व्हीलर्स देखें, पीवीज देखें या सीवीज देखें, हर एक सेगमेंट ठीक बैठा है एक्सेप्ट फॉर ट्रैक्टर्स। सो हम काफी पॉजिटिव है ऑन एन ओवरऑल ऑटो स्पेस। ऑटो स्पेस में आप देखें आप काफ़ी पॉजिटिव हैं, काफ़ी अगर आप देखें खुली हुई और एक सुलझी हुई कमेंट्री आपने ऑटो स्पेस में की। वैभव जी, ये जो प्राइस डैमेज फार्मा में लास्ट 2 क्वार्टर्स में हुआ है, अब आप लोग दिमाग लगा रहे हैं कि आप इस स्पेस में कुछ बाइंग करने के लिए, फिर आपको लगता है कि नहीं, कोविड ईरा में जो वैल्यूएशंस या फिर जो प्राइस मूवमेंट हमने देखी थी फार्मा में,
उसको अब नियर टर्म में मैच करना मुश्किल है? वो नियर टर्म में डेफिनेटली मैच करना मुश्किल है, बिकॉज अगर आप देखें यूएस में प्राइस इरोजन जिस हिसाब से है, एट द सेम टाइम जो रॉ मटेरियल प्रेशर्स भी है फार्मा स्पेस में, आई थिंक उसके मार्जिन्स थोड़े वीक रहेंगे ऑन गोइंग बेसिस, एक्सेप्ट फॉर दोज कंपनीज जिसने लास्ट 3 साल या 5 साल में निवेश किया हुआ है इनटू R&D और काफी अच्छी पाइपलाइन बनी हुई है स्पेशलिटी केमिकल्स में या अलग अलग एरियाज में, तो उस हिसाब से हम इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज को देख सकते हैं, पर ब्रॉड बेस्ड फार्मा सेक्टर वी आर स्टिल प्रीटी न्यूट्रल ऑन एन ओवरऑल बेसिस। वैभव जी, बाजार के सामने एक यक्ष प्रश्न है और वो है LIC का IPO। काफ़ी चर्चाएं दिल्ली में कि किस तरीके से इस IPO को दलाल स्ट्रीट पर उतारा जाए और यहाँ पर अच्छा निवेश हो। कंपनी जानी मानी है, हम सब लोग बाज़ार में बड़े हुए LIC ऑफ इंडिया की छत्र छाया में, और यहाँ पर अब आप इसको एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी के तौर पर देखना चाहेंगे। व्यक्तिगत राय आपकी कि क्या यहाँ पर प्राइसिंग हो सकती है, क्या निवेशकों को यहाँ पर पैसा डालना चाहिए या सरकार को यहाँ पर कुछ मायूसी हाथ लगती हुई दिख सकती है अगले 15-1 दिन में? आई थिंक LIC IPO जैसे मैं कहूँगा कि अगर बड़े बड़े इश्यूज आते हैं फ्रॉम ओवरऑल मार्केट हेल्थ पर्सपेक्टिव, वो डेवलप ही करता है मार्केट को, और एक निवेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स को निवेश की तक भी देता है कि अगर उनको साइज में कोई स्टॉक में एंट्री चाहिए तो वो काफ़ी अच्छी तरह से लिक्विडिटी भी मिल सकती है। सो एवरीबडी नोज कि LIC कितना अहम रहा है देश के लिए। सो इन्वेस्टर्स हमें लगता है कि डेफिनेटली कंस्ट्रक्टिवली देखेंगे, बट ऑल्सो विल हैव टू सी कि किस हिसाब से जो फाइनेंशियल्स हैं उनके वैल्यूएशन किस हिसाब से आते हैं, वो तो वो आकलन करना पड़ेगा। वो एक बार इंफॉर्मेशन आएगी उसी के बाद कॉल ले सकेंगे, बट फ्रॉम अ मार्केट पर्सपेक्टिव आई थिंक बड़े इश्यूज आना वो मार्केट के सेहत के लिए बहुत बेहतर है इन टर्म्स ऑफ द लिक्विडिटी एंड डेवलपमेंट। चलिए, तो LIC के IPO और उसके बाद के इम्पैक्ट को भी अगर आप देखें, आपने समझाया। वैभव जी, अब आते हैं थोड़ा सा पीछे चलें, और अगर आप इस हालिया घटनाक्रम को सब्सट्रैक्ट कर दें, घटा दें, इस वॉर सिचुएशन को बजट स्पीच के बाद ही अगर आप देखें, और जब कैपेक्स का अगर आप देखें नंबर आया था, वो डिजिट ने बाजार को काफ़ी अगर आप देखें सेंटिमेंट इंप्रूव किए थे कैपेक्स के नंबर ने। उसके बाद से अगर आप देखें कैपिटल गुड्स पे बाजार का जो नज़रिया था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, और हम देख रहे हैं इस बार, चाहे वो L&T हो, चाहे वो कमिंस हो, चाहे वो आपका BHEL हो, सिमेंस हो, आज मिड कैप में भी अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे। इसमें थोड़ी सी अगर आप देखें इंटरेस्ट बाजार का लौटा है। आप कैपिटल गुड्स पे कितने इस वक्त सकारात्मक हैं, और वही समय अवधि जब आप कहते हैं कि मैं लौटूंगा तो अभी कैश पे अच्छे बैठा हूँ, तो बाजार में डेफिनेटली अगर आप देखें पंपिंग करूंगा, पैसा लगाऊंगा पैसा, उस पर कैपिटल गुड्स को आप कैसे अप्रोच करेंगे, और इस स्पेस पर आपका नजरिया क्या है? कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल्स ऑन एन ओवरऑल बेसिस हमें अच्छे लग रहे हैं फंडामेंटल बेसिस पे। जिस हिसाब से हमने जो कंसिस्टेंट पॉलिसी मेकिंग देखी है कि सप्लाई साइड को कंटिन्यूस प्रेफरेंस दिया गया है लास्ट मेनी इयर्स। आप हर एक बजट स्पीच को देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर का एम्फेसिस बरकरार है। एट द सेम टाइम नए नए एरियाज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर भी उभर रहे हैं, जैसे आप ग्रीन एनर्जी देखिए या COP26 के जो जिस हिसाब से कमिटमेंट्स है ग्लोबली, उस हिसाब से हमें लगता है कि जो भी कंपनीज ये प्रोडक्ट्स में एक्सपोज्ड है, उनकी काफी सेक्युलर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। एट द सेम टाइम लास्ट 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर में अगर देखेंगे तो ऑर्डर बुक पोजीशंस भी बहुत अच्छे हुए हैं इन इंडस्ट्रियल। सो ओवरऑल बेसिस पे हमें हमारा व्यू, गिवन के PLI हो रहा है, गिवन गवर्नमेंट एम्फेसिस है, और इट इज ट्रांसलेटिंग इनटू ऑर्डर बुक एज वेल, हमें हमारा व्यू कंस्ट्रक्टिव है ओवरऑल इंडस्ट्रियल बेसिस पे, इंडस्ट्रियल्स पे। और जैसे ही मैंने कहा कि जैसे ही डिप्लॉयमेंट की बात आएगी तो हम ये स्पेस को श्योरली कंस्ट्रक्टिवली देखेंगे टू इन्वेस्ट। वैभव जी, ये प्रश्न जरा हटके है। आप बाजार की रोज की उथल पुथल से दिन भर जुड़े रहते हैं
और लंबी अवधि के लिए निवेश भी करते हैं, और जो भी शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनको आपकी टीम, रिसर्च टीम और जो ट्रेडिंग टीम है वो पकड़ती हुई दिखती है आपके क्लाइंट्स के लिए, कस्टमर्स के लिए एवेंडर्स कैपिटल में। ये बताइए, आपने अपने निवेश जो हैं इन्वेस्टमेंट्स उसमें क्या किया पिछले 6 महीने? हमारे इन्वेस्टमेंट्स में तो हमारे बहुत काफी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, सो आई काइंड ऑफ पास ऑन, बिकॉज जो हमारा इन्वेस्टमेंट्स है वो बड़ा स्टैटिक होता है जनरली, सो उसमें तो खास कोई फेरबदल हुआ नहीं है। ये ठीक है। मान लीजिए आप देखते ही हैं कि कई लाख हमारे साथ निवेशक जुड़ते हैं। डीमैट के जो नंबर्स हैं उससे ही पता चल जाता है कि लगभग 20-1 लाख नए योद्धा बाजार में जुड़ते हुए दिख रहे हैं। उनके लिए क्या राय है आपके पास? See, I think this is a very important question because क्या है कि जो नए नए इन्वेस्टर्स हैं, और खास करके अगर आप प्रोफाइल देखें नए डीमैट इन्वेस्टर्स या नए इन्वेस्टर्स जो आ रहे हैं मार्केट में, उनका प्रोफाइल बहुत यंग है एंड दे हैवंट सीन, उन लोग ने देखा नहीं है जो 2008 या 2000 की मंदी या जो भी वॉलेटिलिटी रही है। लास्ट 2 इयर्स जो भी रहे हैं बहुत ही बेहतरीन रहे हैं, और वन वे आपने देखा है मार्केट चले हुए हैं। तो ये एक सलाह देना चाहूँगा कि मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, और ज़्यादा एक्सूबरेंट ना होकर कंपनी फंडामेंटल्स को रिसर्च करके वैल्यूएशंस को देख के ही आप इन्वेस्ट करें, या अगर चाहिए तो प्रोफेशनल एडवाइस भी ले सकते हैं। बट फ्रॉम अ सेक्युलर स्टैंड पॉइंट, इक्विटी एज एन एसेट क्लास आपको एज कंपेयर टू अदर एसेट क्लासेस बेहतरीन रिटर्न देगा, एंड दैट इज गिवन। सो स्टिक विथ इट फॉर लॉन्ग टर्म। ज़्यादा ट्रेडिंग करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट अर्ली एज में अगर हम निवेश करना चालू करते हैं तो इट विल मच 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 बेटर। ओके, अच्छा वैभव जी, एक और चीज़ बात है, जब आप अदर एसेट्स क्लास की बात करते हैं, इक्विटी और डेट की बात भी करूंगा मैं, डेट की बात भी करूंगा, प्लस मैं गोल्ड की बात भी करूंगा। अब देखिए, इस बार तो पॉलिसी में हम फॉर्चुनेटली हमारा रेट हाइक नहीं हुआ, लेकिन जो इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी अगले 3 महीने में होगी कंसिडरिंग दिस क्रूड, और आई थिंक जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, जब प्राइस हाइक्स होंगे, उसको संभालना काफ़ी मुश्किल होगा। रेट्स अपस्विंग में आ रहे हैं, इसमें कोई राय नहीं है। तो डेट की तरफ आपका कितना झुकाव है, प्लस गोल्ड को कैसे देखते हैं आप इस वक्त? सी, गोल्ड एक ऐसा क्लास है जहां ग्लोबल में कहाँ भी रिस्क होता है तो गोल्ड में रेफरेंसेस आ जाते हैं, राइट, और वो टेम्पररी होता है। जब भी स्टेबिलिटी आती है ग्लोबल मार्केट्स में तो आप देखेंगे कि गोल्ड थोड़ा साइडवेज हो जाता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो गोल्ड इज एन एंटी वॉलेटिलिटी एसेट क्लास, जिस हिसाब से मैं कहूँगा। तो सेकेंडली, फ्रॉम अ डेट पर्सपेक्टिव, जैसे आपने कहा, इंटरेस्ट रेट्स यहाँ से बढ़ने की उम्मीद है ओवर मीडियम टर्म, नॉट वेरी वेरी शॉर्ट टर्म। सो प्रॉबेबली जो ड्यूरेशन प्रोडक्ट्स है वहाँ आई एम श्योर कि फाइनेंशियल एडवाइजर आपको अच्छी तरह से दाखिल कर, बट हमारा व्यू है कि इंटरेस्ट रेट्स यहाँ से अगर बढ़ेंगे तो लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स में थोड़ा प्रेशर आ सकता है इन टर्म्स ऑफ द प्राइसेस। सो पॉसिबली है कि शॉर्टर एंड पे निवेश करें, एक बार इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हुए दिखे, बाद में आकलन करें कि कहाँ निवेश करना है। जी वैभव जी, लोग ज़्यादातर निवेश करते हैं बुरे वक्त में कि जब अच्छा वक्त आए तो मुनाफा ना सिर्फ शॉर्ट टर्म में बने लेकिन लॉन्ग टर्म में भी आपका पोर्टफोलियो बढ़िया तरीके से उभरता हुआ दिखे। हम लोगों ने पिछले 6 साल निफ्टी में साल दर साल पॉजिटिव रिटर्न देखा है, और सन 2021 में 24% ऊपर ये इंडेक्स बंद हुआ था। वहाँ से अब हम इस वॉलेटिलिटी के दौर से गुजरते हुए दिख रहे हैं। ये बताइए कि सन 2022 आपको इंडिसेस के हिसाब से किस तरीके के रिटर्न देता हुआ दिखता है? See, our view very clear है कि at least for the first 1 quarter or 2 quarters market difficult रहेंगे, purely because जिस हिसाब से फेड का इवेंट है और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग जो उनकी कमेंट्री आएगी आगे, उससे मार्केट थोड़ा डिस्कम्फर्ट महसूस करेगा, और उसी के कारण हम आप देख रहे हैं कि लास्ट 5 महीने से कंटिन्यूस एफपीआई सेलिंग चालू है फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव। हाँ, ऑफ कोर्स वो
एक तरफ इंटरेस्ट रेट्स के लिए है और दूसरी तरफ सम रीबैलेंसिंग टू चाइना के कारण भी है। बट ऑन ओवरऑल बेसिस हमने काफी जोरदार सेलिंग देखी है फ्रॉम एफपीआई पर्सपेक्टिव। सो हमें लगता है कि ये फर्स्ट क्वार्टर अगर निकल जाए और प्रोबेबली फ्रॉम सेकंड क्वार्टर ऑनवर्ड जहाँ स्टेबिलिटी आ सकती है, वहां से हम देख सकते हैं कि इक्वली शार्प रिकवरी भी आ सकती है मार्केट में, बिकॉज वी आर एट अ सिचुएशन वहां जहाँ से एफपीआई का इंक्रीमेंटल सेलिंग एटलीस्ट फॉर लॉन्गर पीरियड नहीं फ्रॉम अ डेटा पर्सपेक्टिव कि हिस्टोरिकली ऐसा नहीं हुआ है। वी कैन नेवर से नेवर, बट अगर गेस करते हैं तो यहाँ से हमें लगता है कि एफपीआई टर्न करना चाहिए विद इन फ्यू मंथ्स। अगर वो होता है, डोमेस्टिक पैसा कंटिन्यूस रहता है इन फ्रॉम म्यूचुअल फंड पर्सपेक्टिव और अर्निंग स्टेबिलिटी होती है, तो हमें लगता है कि सेकेंड हाफ में काफी अच्छी रिकवरी भी आ सकती है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप ट्रेडिंग के लिए देखो तो थोड़ा अवॉइड करें, बट अगर निवेश करने के लिए देखें तो क्वालिटी बिजनेस को इस जो जिस हिसाब से जब क्रैश होता है तो डेफिनेटली देखना चाहिए फॉर लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट। जी वैभव जी, प्रश्न तो अनेक है लेकिन समय की पाबंदी, आपसे आखिरी जो सवाल है वो ये है कि मार्च में कितना आप प्रतिशत दर बढ़ते हुए देखते हैं यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज के दरों में अमेरिका में? हमें लगता है 25 बेसिस पॉइंट्स आना चाहिए, प्योरली बिकॉज मैं कहता कि अगर 50 बेसिस पॉइंट भी पॉसिबिलिटी था, बट जिस हिसाब से जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स है, आई थिंक वो थोड़ा वे करेगा फ्रॉम अ फेड आउटलुक। सो मेरा कॉल है कि प्रोबेबली 25 बेसिस पॉइंट कर सकते हैं। चलिए 25 बेसिस पॉइंट्स आपको मार्च के मध्य में एक रेट इंक्रीज होता हुआ दिख सकता है यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए। शांघवी साहब, आपका बहुत बहुत आभार, आपने इतना कीमती समय निकाला और इतनी सटीक राय दी हमारे दर्शकों को, नए निवेशकों को और सब ट्रेडर्स का। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद बिग मार्केट वॉइस में पार्टिसिपेट करने का। थैंक यू। चलिए बाजार से दोबारा जुड़ते हैं। निफ्टी आपके सामने अब सिर्फ 190 अंक नीचे है, 16,468, और निफ्टी बैंक में अब आप 700 अंक को कट देख रहे हैं, 35,725। नीरज वाजपेयी साहब स्टूडियो में जुड़ चुके हैं और वो अब आपको 10:26 पर भविष्यवाणी करते हुए दिखेंगे कि आज उन्हें बाजार कैसा लगता है। नीरज जी, ये यक्ष प्रश्न आपके लिए। देखिए, आज के बाजार में अपने यहाँ एक डेटा भी आना है जी, जीडीपी का। जी जी, तो 5.5 जो जीडीपी का नंबर है और उसके बाद कल मार्केट बंद है और दिन भर के दौरान बहुत सारी घटनाएं रूस में, यूक्रेन में, तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट है कि आज रिकवर करके बंद होगा जी। हालांकि कोशिश कर रहा है मार्केट, लेकिन थोड़ा सा 2 बजे के बाद जब यूरोपियन मार्केट खुलेंगे, अभी रशियन मार्केट जब खुलेंगे, उनमें जो होगा तो उसका इम्पैक्ट हमें दिखेगा। दरअसल ये जो अब स्विफ्ट वगैरह के सैंक्शंस हो रहे हैं जगह जगह, तो ये थोड़ा सा डिकोड होने में समय लगेगा। ईमानदारी से हम लोगों को भी अभी पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा कि इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे आएगा, कितना आ सकता है। इसलिए ये अनिश्चितता और आशंका मार्केट को थोड़ा सा सबड्यूड रखेगी। तो इसलिए आज का प्रेडिक्शन ये है कि बहुत उम्मीद करके नहीं चलना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल सा ही रहेगा। 2 बजे के बाद थोड़ी तस्वीर क्लियर होगी जब यूरोपियन वगैरह खुल जाएंगे। लेकिन चलिए, आपकी मदद के लिए ट्रेडर्स हॉटलाइन बिल्कुल तैयार है। शुरुआत करते हैं